हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए तो मेरे दोस्त आ जाइए और आपका टेस्ट सीरीज की दुनिया में फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा 2025 संभव एक्सप्रेस के साथ आप जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा 2025। चलिए तो इस संभव एक्सप्रेस के साथ आपको एक बार याद रख लेना है, फिर से अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में आप संभव एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस एक्सप्रेस मेल की दुनिया में ले चलते हैं टेस्ट सीरीज के पास। और जितने सारे टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आपको टिक आउट करना है और मिलता है आपको 5 सेकेंड। चलिए तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्न में से किस शासक की बेटी थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? ध्यान देंगे क्या हो सकता है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? चलिए मेरे दोस्त, मिलता है आपको 5 सेकेंड। ऑप्शन आपका ए में है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा मेरे दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए फटाक क्वेश्चन लगाइए और बढ़ते चलिए। देखना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का सह अस्तित्व हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त, मगर ये बिजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आउट क्लास अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मर्ज्ड अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? चलिए तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज के बाद, या बंगाल का विभाजन होने के बाद, या कामागाटा मारू हादसा होने के बाद? क्या हो सकता है? तो चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है मगर बहुत बिजी क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 4 ये कहता है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या हो सकता है आंसर? कपास उत्पादन, डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन, जल प्रदूषण? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त मत्स्य पालन। बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या केनरा बैंक, या इंडसइंड बैंक? क्या हो सकता है मेरे दोस्त? चलिए तो इसका आंसर इंडसइंड बैंक है। आप जानते हैं कि इसका स्थापना 1994 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? कौन टाटा के रहे भाई? सर नौरोजी टाटा, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, दोरावजी टाटा, सर नवल टाटा? कौन रहे भाई? ध्यान दें कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, बी होगा मेरे दोस्त, सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए 7वां क्वेश्चन देखना ये है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, पता होगा आप लोग के? हाँ, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बेलिकोंडा श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला, या विंध्याचल श्रृंखला? क्या हो सकता है मेरे दोस्त?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा सी बिल्कुल सही जवाब, नीलगिरी श्रृंखला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े हुए हैं अभी संभव एक्सप्रेस के साथ, जितना संभव हो उतना आप एक्सप्रेस की तरह काम करें। हिंदी भाषा किस भाषा के उत्पन्न है? बताइए, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? आपको पता होना चाहिए। संस्कृत के बाद होगा पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत का बाद हो जाता है अपभ्रंश, है ना। इसके बाद होता है अवहट, इसके बाद होगा आधुनिक हिंदी, उसके बाद हिंदी। ऐसे है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या हो सकता है। संस्कृत तो सबसे पहला, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, आधुनिक हिंदी कहिए या उसके बाद हिंदी कहिए। तो अभी जो पूछ रहा है अवहट नहीं है, अवहट के पहले क्या है? अपभ्रंश दिख रहा है। चलिए तो मेरे दोस्त 8 का आंसर होगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, तो आपको क्या करनी चाहिए? आपका निर्णय क्षमता क्या होनी चाहिए, उस पर आधारित क्वेश्चन है। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। अगर ये होगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बी में देखते हैं, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। सी कहता है कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। डी कह रहा है गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? एक पुलिस अधिकारी के रूप में अगर आप हैं और महिला कांस्टेबल की ओर से आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त आपको ये करना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल। ये जो है क्वेश्चन निर्णय क्षमता के आधार पर आपका क्वेश्चन है ना। चलिए हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचार, क्षमता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म के स्वतंत्रता। आप लोग जान रहे होंगे। चलिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। 14 से 18 हो गया, क्षमता का अधिकार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा? ये रहा स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए और इसको पढ़िए। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। क्या हो सकते हैं? राज्य में ध्यान देंगे तो होगा राज्यपाल। चलिए ऑप्शन बिल्कुल ए सही जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? किसमें लागू नहीं है? ध्यान देंगे। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? यहाँ जितने भी है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों जो है भाई मेरे पूर्वी राज्य हैं। 7 सिस्टर में से ये सब राज्य लिए गए हैं। और इसमें जो है अनुसूची 6 क्या कहता है, तो यहाँ के अनुसूचित जातियों के शासन प्रशासन से लिया गया है क्वेश्चन।
तो ये जो है पूर्वी में अमेत्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अच्छा, इसके लिए तीनों के लिए बनाया गया है। अब क्वेश्चन है कि किसके लिए नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि संविधान की अनुसूची 6 जो है संबंधित नहीं है किससे, मणिपुर से। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, फास्ट भरना है। अभी संभव एक्सप्रेस में आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। और संभव एक्सप्रेस में आप जुड़े हुए हैं और एक्सप्रेस मेल की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देख लीजिए कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, देखा जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। 1,48,576 बाइट होते हैं मेरे दोस्त। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल सबसे कम यानी न्यूनतम होगा? स्थानिक, रोलिंग, स्लाइडिंग या द्रव? किसमें हो सकता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्त रोलिंग, बी में सबसे कम होगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये है 15 नंबर क्वेश्चन आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल आर इनवर्स 5/2 के समानुपाती है, तब निम्न में से कौन सा संबंध हो सकता है? ध्यान दें मेरे दोस्त, क्या हो सकता है? टी परिक्रमा काल से विचलन कर रहा है। चलिए, ऑप्शन आपका इसका होगा सी मेरे दोस्त, टी स्क्वायर इनवर्स और 7/2। बिल्कुल सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या कहता है मेरे साथी? ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? वेग बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, ऐसा ही बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है, क्या नहीं बदलती है? ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती मेरे दोस्त? तो 16 नंबर का आंसर होगा मेरे दोस्त आवृत्ति नहीं बदलती है। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए, कितनी गुना? 5 गुना बढ़ा दी जाए, है ना, 5 गुना बढ़ा दी जाए। चलिए, 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? क्या मूल का 5 गुना हो जाएगा, मूल का 1/5 हो जाएगा, आप परिवर्तित रहेगा या 2 गुना हो जाएगा? क्या हो सकता है देखेंगे। चलिए, तो इसका मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा ए, मूल के 5 गुना हो जाएगा। लगातार क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक शिपयार्ड को किसका दर्जा दिया गया है? नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? चलिए, तो हाल ही में मझगांव डाक शिपयार्ड को नवरत्न की दर्जा मिली है मेरे दोस्त। नवरत्न, महारत्न कंपनियां कितने हैं? 14 है। बताएंगे आप लोग कमेंट में कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई? बताएंगे। कंपाला युगांडा, अस्ताना कजाकिस्तान, नई दिल्ली भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक। 24वीं बैठक इसकी हो गई मेरे दोस्त। शंघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक कहां हुई है? 24वीं बैठक जो हुई है वो हुआ है आपका अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, उसकी राजधानी है, याद रखना है।
नेक्स्ट रखना है क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? सूरत, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कहां हुआ है? चलिए, तो इसका आंसर है मेरे दोस्त नई दिल्ली हुआ है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, तेलुगु, तमिल या मराठी? हिंदी के बाद पूछ रहा है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है मेरे दोस्त? तो ये बोला जाता है आपका बंगाली। किसको बोला जाता है? बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग बना दिए होंगे। देख लीजिए एक बार, 20 जनवरी 1919 को, है ना, 20 जनवरी 1920 को, 24 अक्टूबर 1945 को, या 26 नवंबर 1949 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका आंसर 24 अक्टूबर 1945 को सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देख लेते हैं कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? बताइए। तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है मेरे दोस्त। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप बताएंगे कि किस नदी पर है तुलबुल परियोजना। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स का, देख लीजिए। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, या आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। अवमूल्यन अभी तक कितनी बार हुआ है? अभी तक हमारे भारत में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है ना। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त निर्यात को बढ़ावा देना। याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन है, मैं समाजवादी हूं पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से पढ़िए। स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, रामकृष्ण परमहंस या जयप्रकाश नारायण? क्या हो सकता है? मैं समाजवादी हूं, इनके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त। आपको याद रखना है समाजवादी क्यों ये कौन लिखे हैं? तो वो लिखे हैं जयप्रकाश नारायण, वो लिखे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? सत्य और अहिंसा पर, शांति और अहिंसा पर, सत्य और धर्म पर, कि शांति और जन कल्याण पर? चलिए, इसका आंसर होगा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब, शांति और जन कल्याण पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कहां चल गया आगे भाई, आ जाओ। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? आप जानते हो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक बार बैठते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत काम होती है। इसमें क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? दोनों सदनों की कुल सदस्यों के बहुमत से, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से, या दोनों सदनों में उपस्थित मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, या सर्वसम्मति से? क्या हो सकता है? पढ़ें। संयुक्त बैठक में जो होगा मेरे दोस्त, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पढ़िए।
क्वार्टजाइट कयांत्रित होता है किससे? चुना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, ऑक्सीडियन से या सेल से? किससे हो सकता है मेरे दोस्त? तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वार्टजाइट जो कयांत्रित होंगे वो होगा बी आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बलुआ पत्थर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 29 क्वेश्चन ये रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहां है? कोलकाता, जेनेवा, वियना या बर्न? कहां हो सकता है? ISO का मुख्यालय जो होगा मेरे दोस्त जिनेवा में होगा, बिल्कुल 20 का सही आंसर होगा मेरे दोस्त। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखना है। स्क्रीन पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? चलिए इजी क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है भाई। प्रशस्तर युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन या लौह युगीन? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग से बन गया होगा। चलिए तो आंसर लीजिए, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, बिल्कुल सही जवाब। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 आपका ये रहा क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या है भाई? भारत का तूतीय हिंद, देखिए इसमें तो ऑप्शन पढ़ना है, डायरेक्ट मारना है। जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, शमशेद सिराज अफीक? कौन हो सकता है मेरे दोस्त? 31 नंबर का आंसर होगा अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया है मेरे दोस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 17, कलकत्ता बेलगांव 1924, कानपुर 25, लाहौर 1929? कौन में, किस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रयुक्त किया गया मेरे दोस्त? तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बेलगांव 1924। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? 33 नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? याद रखना है, हिमाद्री पूछा जाता है एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में सह्याद्री। यहाँ सह्याद्री पूछ लिया गया है मेरे दोस्त। तो सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट? क्या हो सकता है? तो सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा गया। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देखना है क्वेश्चन। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तरत्व सायरन ध्वनि से किस प्रकार प्रभावित होगी? क्या वो कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा कि गाड़ी की गति के अनुसार कम होगा? तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार से इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका आंसर बिल्कुल ए सही होगा, यानी कम होगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। 35 नंबर का क्वेश्चन ये मेरे दोस्त, दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1, f1, f2 का समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा? f1 प्लस f2 होगा, अंडर रूट f1 इंटू f2 होगा, या f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2 होगा? तो आंसर सी होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर 35। 36 पे आइए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? सिनेवार, सिनेवार निम्न में से किसका अयस्क है? सिनेवार किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, मरकरी का, लेड का या टिन का? चलिए तो सिनेवार जो है मेरे दोस्त वो है मरकरी का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक समीकरण को
संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। नहीं की जाती है मेरे दोस्त, कह रहा है नहीं की जाती है। तो आयनिक समीकरण विधि किया जाता है, आंशिक समीकरण विधि किया जाता है, युगपत समीकरण विधि ये नहीं होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही है मेरे दोस्त। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया ये 38 का जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है मेरे दोस्त? 115वां, 63वां, 129वां, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 2024 में बात अगर आती है तो 129वां, सी बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्त। चलिए लगातार लगे रहें और आप देखते चलें कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को, जय तीर्थार्थ राघवेंद्र को, या बी राम सुब्रमण्यम को, या हरि कृष्ण अय्यर को? ध्यान दें, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा मेरे दोस्त बी बिल्कुल सही जवाब। जयतीर्थ राघवेंद्र को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी, पढ़िए इसको और देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है। इंडिया एट 100 एंड विजिटिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यम, पीएम श्रीधरन पिल्लई, डी सुब्बाराव पांडे? क्या हो सकता है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 40 का इसका जो पुस्तक के लेखक होंगे वो है मेरे दोस्त ए ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जी, क्या कह रहा है भाई? देखिए सूर्योच्च कह रहा है के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? 14.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर, या आपका 14.7 करोड़ किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? चलिए तो इसका आंसर होगा बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए यहां पे ध्यान दें, क्वेश्चन तो आपका बड़ा है, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, आपको समय देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार ये करना है कौन कौन से कथन 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 ऐसे करके आपको ऑप्शन लगाना है। पढ़ा मैं पढ़ता हूं। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात राज्य बनाती है। चलिए यहां तक तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसी में कह रहा है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्या हो सकता है? नहीं भाई, ये बात तो सही है कि गुजरात बनाती है, लेकिन 1312 किलोमीटर ये पॉइंट गलत है ना। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा बनाती है। हाँ गोवा बनाती है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यानी अभी तक तो 2 बिल्कुल सही आया है जी। भारत का राजस्थान राज्य समुद्री सीमा बनाने वाली तीसरा सबसे, गलत हो गया, तीसरा तो तमिलनाडु है जी। तीसरा कौन है? तमिलनाडु है। ये राजस्थान से कोई समुद्री सीमा लगता ही नहीं है, ये तो ऐसे गलत हो गया जी, ये भी गलत है। भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, दक्षिण भारत वाला, यहां से लेकर के यहां तक वाला, है ना, 6100 किलोमीटर है। कथनों का चुनाव कीजिए, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन क्या क्या सही निकल गया जी मेरे दोस्त? ये कट गया, तो 2 और 4, ऑप्शन देखिए 2 और 4, हाँ है मेरे दोस्त, डी बिल्कुल सही आंसर है, 2 और 4। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? निम्न में से कौन सी जलधारा, जलधारा होता है एक ठंडी है एक गर्म, चलिए
गर्म कह रहा है, गर्म, गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। चलिए, जलधारा, यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है कौन सी जलधारा को? आंसर कनारी, इरविंगर, बेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो गर्म कंबल की बात अगर कहा जाए तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है जी। चलिए 44 आ गया आपके सामने, ये रहा। किस दिन से संबंधित सभा का मतलब समझेगा, यहां पे बोला जा रहा है संविधान सभा। क्या बोला जा रहा है? संविधान सभा। संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। मतलब जो हमारे के यहाँ संविधान सभा चलाए जा रहे थे वो किस तारीख यानी किस तिथि से वो संसद में तब्दील हो गया, याद रखना है। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 1 फरवरी 1950 क्या हो सकता है? जो आपका संविधान सभा है वो संसद में बदल गया है, तो उसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, बिल्कुल सही आंसर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का ये है 45 यानी कि 45 नंबर का क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, निर्वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष या शपथ ग्रहण अवकाश नहीं होता है। तो आप जानेंगे मेरे साथी कि जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के जब कोई अध्यक्ष आते हैं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो खुद अध्यक्ष के रूप में अपना है ना वो शपथ नहीं लेते हैं, उनको जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है ना। यहाँ पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण कराता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्लियर है कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, वो एक सदस्य के रूप में लेते हैं, लोकसभा के सदस्य के रूप में। चलिए, तो 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्या कह रहा है देखा जाए, ये है और इसको पढ़ा जाए मेरे दोस्त। यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले उसका स्थान कब से रिक्त होगा? कब से रिक्त होगा? ध्यान देना है। ऑप्शन है मेरे दोस्त, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से ही, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के 14 दिन बाद, अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण के दिन, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने 30 दिन के भीतर। कह रहा है कि यदि संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, अगर एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में जो पहला सदन होगा जिसका वो सदस्य रहा होगा उसका स्थान कब से रिक्त हो जाएगा? तो मेरे दोस्त उसका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। कंप्लीट। तो आपका 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 ये रहा मेरे साथी। देखा जाए क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी अथवा अंग्रेजी, संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। क्या हो सकता है आंसर? लगाइए। चलिए, तो कामकाज यानी कार्यकारी भाषा के रूप में अगर देखा जाए मेरे साथी तो वो होगा बी, बिल्कुल सही जवाब, अंग्रेजी। परफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी। क्या कर रहे हैं? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। क्या बात है जी। इसमें तो बहुत सारे लोगों का नाम पूछ लिया गया है मगर कोई एक ही व्यक्ति का नाम होगा। कई लोगों का नारा इसमें दे दिया गया है। जय जवान एक अलग व्यक्ति ने कहा,
उसके बाद चला है जय जवान जय किसान, ये दोनों मिला के एक व्यक्ति ने कहा। फिर चला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तीनों मिला के एक आदमी ने कहा है। अब यहां तो पूछ लिया गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान मिला करके किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जी। कौन हो सकते हैं ऑप्शन? चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी जी। आपको पता होगा कि जय जवान जय किसान किसने कहा भैया? लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा जी? तो वो कहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान किसने कहे हैं? तो नरेंद्र मोदी। चलिए, है ना, 48 का ये रहा क्वेश्चन का आंसर डी, बिल्कुल सही जवाब। 49 का आंसर देखें क्या होगा मेरे साथी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो द हेग। अब कहता है कि उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? क्या होंगे? 27, 18, 15, 10। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आज का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और ये मैं छोड़ता हूं आपके लिए, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप तो इसको लगा ही सकते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त बहुत इजी है। हिंद महासागर के तट पर स्थित जितने भी देश होंगे सर्वाधिक लंबाई, है ना, वाले कौन से देश हैं? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। चलिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा और ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सर कि 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें से क्या होगा, है ना, आंसर क्या होगा। तो चलिए, 50 क्वेश्चन आज हुआ आपका फिनिश, और आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेरे साथी कि आपको 1 से 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे पाया, कितना आपका सही हुआ। तो चलिए, इस क्वेश्चन के साथ में मैं लेता हूं आज विदा, और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। मेरे दोस्त, ये सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन को आप अपने जितने भी दोस्त तैयार होंगे, साथी संगति भाई बंधु, उनके पास में आप शेयर कर देंगे। आप तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेंगे प्लीज, और आपका प्यारा सा जो चैनल आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लब, इसका इतना दुलार प्यार दें आप कि हम प्रत्येक दिन आपको 8 PM में आकर और इसी तरह से 50 क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने प्रत्येक दिन लाता रहूं। चलिए, मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।